नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं लोकतंत्र। मैं हूं आपके साथ प्रीति। बिहार में चौथे दौर के मतदान के बाद विधानसभा चुनाव अब आखिरी पड़ाव में है। रविवार को मतदाताओं ने बम्पर वोटिंग की। पहले 3 दौर के मुकाबले मतदाता बड़ी तादाद में मतदान केंद्रों पर पहुंचे। चौथे दौर की वोटिंग के बाद जीत के दावे अब और भी ज्यादा तेज हो गए हैं। वहीं 5वें चरण के लिए प्रचार की सरगर्मियां बहुत बढ़ गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज तीन रैलियां कर रहे हैं। बिहार चुनाव से जुड़ी ऐसी ही तमाम हलचलों के साथ हम आपको सूबे के बुनियादी मुद्दे भी दिखाएंगे। और आइए अब शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। बिहार चुनाव के चौथे दौर में मतदाताओं ने जमकर किया मतदान। पहले 3 दौर के मुकाबले करीब 58% रिकॉर्ड वोटिंग। चौथे दौर के मतदान के बाद पार्टियों की जीत के दावे। एनडीए ने कहा पूर्ण बहुमत से बनेगी सरकार। महागठबंधन का भारी जीत का दावा। आचार संहिता उल्लंघन के मामले में घिरे दिग्गज। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को चुनाव आयोग का नोटिस। 5वें दौर के लिए प्रचार में तेजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताबड़तोड़ रैलियां। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी भरेंगे हुंकार। बिहार में कल हुआ चौथे चरण का मतदान भी शांतिपूर्ण रहा। 7 जिलों की 55 विधानसभा सीटों के लिए करीब 58% वोट डाले गए। मतदान के दौरान युवा वोटर काफी उत्साह में दिखे। चुनाव आयोग ने नक्सल पीड़ित इलाकों में सुरक्षा के खास इंतजाम किए थे। मुजफ्फरपुर, सीवान और गोपालगंज में सुबह से ही मतदाताओं की लंबी कतारें दिखनी शुरू हो गई थीं। लोग घरों से बाहर निकले और उन्होंने मताधिकार का इस्तेमाल किया। मैं सोच रही थी कि कौन से पार्टी के लिए वोट देना है। सिंस मैं यहाँ पे रहती नहीं, मैं स्पेशली वोट देने के लिए बिहार आई थी। भ्रष्टाचार में सुधार होना चाहिए। बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है। कुछ इसी तरह का उत्साह पूर्वी पश्चिमी चंपारण और सीतामढ़ी जिलों के मतदान केंद्रों में भी दिखाई दिया। लोग सुबह से ही घरों से निकले और अपनी पसंद के नेता की किस्मत ईवीएम में कैद कर दी। शिवहर जिले में भी आमूमन यही हाल देखा गया। इस चुनाव में बड़ी संख्या में पहली बार के वोटर और महिलाएं भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करती नजर आई। लोग विकास के मुद्दों को तरजीह देते नजर आ रहे हैं। विकास चाहिए और विकास के नाम पर हम पीछे जा रहे हैं। सारे राज्य आगे आगे बढ़ते जा रहा है और बिहार पिछड़ा जा रहा है। हम चाहते हैं कोई बढ़िया पार्टी हो जो देश को चलाए, देश का निर्माण करे, भविष्य को देखे। हम चाहते हैं कि बिहार में विकास हो और बदलाव, पूरे बिहार में बदलाव हो और अच्छा प्रत्याशी चुन के जाए जो हमारे लिए अच्छा हो। इस दौर में करीब 3000 मतदान केंद्र नक्सल पीड़ित इलाकों में थे, जहां केंद्रीय सुरक्षा बलों की अतिरिक्त तैनाती की गई थी। रक्सौल में नेपाल से लगती सीमा को भी एहतियातन सील कर दिया गया था। चौथे दौर के मतदान में सूबे की 243 सीटों में से 55 सीटों पर वोट डाले गए, जिसके अंतर्गत पश्चिमी और मध्य बिहार के 7 जिले आते हैं। इस दौर में करीब 1,47,00,000 मतदाता थे, जिन्हें 776 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करना था। So in total for the average is 57.59. For last assembly election it was 54.28. पिछली बार इन सीटों पर बीजेपी ने जेडीयू के साथ मिलकर खासी कामयाबी हासिल की थी। बीजेपी ने 55 में से 26 और जेडीयू ने 24 सीटें जीती थी। हालांकि इस बार हालात बदल चुके हैं। महागठबंधन के खेमे से आरजेडी ने 26 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं, जबकि जेडीयू ने 21 और कांग्रेस ने 8 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। नीतीश कुमार के 3 मंत्रियों की किस्मत इस दौर में दांव पर है। रविंद्र सिंह चौहान, राज्यसभा टीवी। बिहार में चौथे दौर में 57% से ज्यादा मतदान हुआ है। चौथे दौर के लिए 1,46 करोड़ मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। पश्चिमी चंपारण में 59.17%, पूर्वी चंपारण में 59.96%, सीहोर में 56.05%, सीतामढ़ी में 56.09%, मुजफ्फरपुर में 56.83%, गोपालगंज में 58.90% और सीवान में 54.31% मतदान हुआ। चुनाव आयोग के अनुसार 4 चरणों में औसतन 55% मतदान हुआ है।
चौथे दौर के मतदान के बाद सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। बीजेपी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 1/3 बहुमत मिलने की बात कही। बीजेपी नेता नंद किशोर यादव ने कहा कि बिहार की जनता परिवर्तन के लिए वोट डाल रही है। खासकर युवाओं और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोटिंग की है। नंद किशोर यादव ने नीतीश कुमार पर एनडीए के खिलाफ गलत प्रचार करने का भी आरोप लगाया। बिहार में भाजपा गठबंधन सरकार बनने का रास्ता प्रशस्त हो गया। विपक्ष चारों खाने चित हो गया। चौथे चरण के चुनाव में मतदान का प्रतिशत और बढ़ाने के लिए मैं उन क्षेत्र के सभी मतदाताओं को अपनी ओर से बधाई देता हूं। दरभंगा में मेरे संवाददाता रविंद्र सिंह शुरान जुड़े हुए हैं, उनका हम रुख करते हैं। रविंद्र, कल एक अच्छा मतदान हमें देखने को मिला और उसके बाद जो दावे किए जा रहे हैं दोनों ही पक्षों की तरफ से कि उनके पक्ष में मतदान गया है, क्या माना जाए कि जितना चालाक एक तरह से कहें इस बार मतदाता नजर आया है, इसलिए दोनों ही मान रहे हैं कि उनकी जीत होने वाली है बढ़े हुए मतदान के बाद? जी प्रीति, जिस तरीके से मतदान पिछले 4 चरण में अभी तक हुआ है उसमें इसलिए तमाम राजनीतिक दल अपने अपने जीत का दावा कर रहे हैं क्योंकि अभी तक कोई भी दल जो है वो सही तौर पर मतदाता की नब्ज को पकड़ नहीं पा रहा है। तमाम राजनीतिक दल अपने अपने जीत का दावा कर रहे हैं क्योंकि उनके पास जो फीडबैक आता है हर राजनीतिक दल कहता है कि हमारी जीत जो है इस बार निश्चित है। और क्योंकि जो पूरा प्रचार इस बार देखने में आ रहा है वो विकास के मुद्दे से कहीं ना कहीं भटका हुआ दिख रहा है। मूल मुद्दे जो जनता के हैं उनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है, इसलिए जनता कभी अपने मन की बात खोलकर राजनेताओं के सामने या किसी और के सामने बता नहीं रही है। इस साइलेंट जो मतदाता है उसकी वजह से कोई भी दल इस बार ये कर नहीं पा रहा है फैसला कि उनके पक्ष में कितना मतदान होगा। लेकिन जिस तरीके से चुनाव में ज्यादा वोटिंग हो रही है पहले के मुकाबले, वो इस बात को दिखाता है कि लोकशाही में लगातार भरोसा बढ़ता जा रहा है लोगों का और एक ऐसी सरकार को चुनना चाहते हैं जो उनके हिसाब से कम जो मूलभूत आवश्यकताएं जो 70 साल तक आजादी के बाद भी बिहार के लोगों को नसीब नहीं हुई है उनको दे सके। और इसी वजह से जो क्योंकि 3000 करीब बूथ यहाँ पर नक्सल प्रभावित इलाकों में थे, वहां पर भी वोटिंग खूब ज्यादा हुई है। महिलाएं आगे बढ़ रही हैं वोटिंग करने के लिए। युवा मतदाता जो है वो खुल कर आ रहा है और जो बाहर से पलायन कर गए हैं लोग जो नौकरी करते हैं बिहार के बाहर, वो लोग भी इस बार जो है मतदान करने के लिए अपने घरों में आ रहे हैं। तो एक इस बात की बहुत लोगों में ललक है, भूख है कि ऐसी सरकार बनाई जाए, चाहे वो किसी भी दल की हो, किसी भी गठबंधन की हो, जो कम से कम मूल जो यहाँ के मुद्दे हैं, बिहार के लोगों की समस्याएं हैं, उन समस्याओं की तरफ ध्यान केंद्रित करे। और प्रचार से लोग यहाँ थोड़ा सा परेशान दिख रहे हैं कि जिस तरीके से बातें जो है थोड़ी सी सांप्रदायिक की जा रही हैं या जातिवाद को लेकर के की जा रही हैं, उसकी वजह से लोग प्रचार को जो है ठीक नहीं मान रहे हैं। हाँ। लेकिन जो मूल आवश्यकताएं हैं, सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, शिक्षा की बड़ी समस्या है, यहाँ स्वास्थ्य जो है वो बहुत खराब हालत में है। इस वजह से लोग चाहते हैं कि जो नई सरकार इन सब पर ध्यान दे और हाँ, उसके हिसाब से ही यहाँ मतदान का प्रतिशत बढ़ता नजर आ रहा है। मतदान का प्रतिशत जरूर बढ़ा, लेकिन जैसे आपने बताया लोगों में नाराजगी भी इस बात की दिखाई दी। उन्होंने वोट जरूर दिया है लेकिन इस बात की नाराजगी भी है कि उनके असल मुद्दों की बात किसी नेता ने नहीं की है। और एक और अच्छी बात, महिलाओं ने इस बार भी पुरुषों के मुकाबले ज्यादा मतदान किया है। रवीन, आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे आगे भी हम बात करेंगे खासतौर से 5वें चरण के प्रचार को लेकर। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। चुनाव आयोग ने आचार संहिता उल्लंघन मामले में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को नोटिस भेजा है। आयोग ने इन तीनों नेताओं के बयान पर यह कार्रवाई की है। अब इन नेताओं को नोटिस का जवाब देना होगा। संवाददाता रविंद्र सिंह शुरान जुड़े हैं, उनका रुख करते हैं। रविंद्र, हम माने क्या एक और नोटिस दिया गया है, इसे कितनी कड़ी कार्रवाई माना जाए, क्योंकि हम जानते हैं आजकल नेताओं का रवैया बहुत कैजुअल हो गया है नोटिस को लेकर? देखिए, नोटिस को लेकर गंभीरता दिखाना नेताओं को पड़ेगी क्योंकि जिस तरीके से चुनाव आयोग अब सख्ताई बरत रहा है, तो चुनाव आयोग के पास अगर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन की पूरे सबूत मिल जाते हैं तो चुनाव आयोग को इस बात का अधिकार है कि उन नेताओं को बिहार में आगे रैलियां करने से रोक सकता है। किसी भी तरीके से बिहार प्रदेश में जब तक चुनाव की प्रक्रिया पूरी नहीं होती है तब तक उनकी एंट्री पर भी पाबंदी लगा सकता है। साथ ही साथ अगर ज्यादा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन बार बार किया जाता है तो चुनाव आयोग के पास इस बात का अधिकार भी है कि वो उस पूरी पार्टी को डिरिकॉग्नाइज कर दे।
ये तमाम अधिकार पॉलिटिकल पार्टी चुनाव आयोग के पास हैं और इस वजह से चुनाव आयोग को गंभीरता से लेना ही पड़ता है। और जिस तरीके से कल उनको जो बड़े बड़े नेता राहुल गांधी को भी नोटिस दिया गया है, अमित शाह को भी नोटिस दिया गया है, इनके और शरद यादव को भी कोशिश किया गया है कि जिस तरह का उनका बयान था, तो अमित शाह का जो बयान था उसको चुनाव आयोग, दोनों नेताओं के जो बयानों को चुनाव आयोग ने प्राइम फेसाई जो है वो माना है कि ये बयान गलत है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वॉयलेशन है। 4 तारीख को 3 बजे तक दोनों नेताओं को अपने अपने बयान जो है उसका जवाब देना है, जो नोटिस उनको मिला है। उसके बाद अगर सही लगा चुनाव आयोग को जवाब, तो सेटिस्फाई नहीं होता है तो उस पर कार्रवाई की जा सकती है। कार्रवाई के तहत FIR तक रजिस्टर की जा सकती है, जिसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट और इंडियन पिनल कोड के डिफरेंट जो सेक्शंस हैं उसकी वॉयलेशन के तहत FIR रजिस्टर की जा सकती है। उनमें सजा तक का प्रावधान भी होता है। नेताओं को जो है आगे रैलियों में संबोधित नहीं करने का भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो ये बड़ा गंभीर मामला है, क्योंकि अभी तक पहले दिन से लेकर लगातार जो है कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन हो रहा है। जानकार भी ये मानते हैं कि कोड ऑफ कंडक्ट को अब जो है एक कानून का शक्ल दे देनी चाहिए, क्योंकि राजनीतिक दल जिस तरीके से कई बार देखा गया है कि गंभीरता से नहीं लेते हैं और वोट की वजह वोट पाने के लिए लामबंद भी किया जा रहा है लगातार, क्योंकि बड़े नेताओं के नाम है। इस बार जिन्हें नोटिस दिया गया है वो बड़े नेता है, खुद बीजेपी अध्यक्ष हैं, कांग्रेस उपाध्यक्ष हैं लालू प्रसाद यादव को हालांकि पहले भी नोटिस मिल चुका है, अब दोबारा उन्हें नोटिस मिल रहा है। ऐसे में कितनी गंभीरता से ये बड़े नेता लेते हैं इस नोटिस को, ये देखना दिलचस्प होगा, इस पर नजर भी रहेगी। नवीन, आप बने रहिए हमारे साथ। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 रैलियां करेंगे। सुबह करीब 10 बजे वो पूर्णिया में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद करीब 11:30 बजे फरबिसगंज और फिर दोपहर 1 बजे दरभंगा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली को संबोधित करेंगे। रैलियों के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बिहार में अब तक 4 चरणों के मतदान पूरे हो चुके हैं और अब 5वें चरण का मतदान 5 नवंबर को है और 8 नवंबर को सभी सीटों के नतीजे हमारे सामने होंगे। साथ ही बिहार विधानसभा चुनाव के 5वें और आखिरी चरण के लिए कल शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। लिहाजा सभी पार्टियों ने प्रचार के अंतिम लम्हों में पूरी ताकत झोंक दी है। इस सिलसिले में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी दोपहर करीब 12 बजे अररिया में पहली रैली को संबोधित करेंगे। इसके बाद वो पूर्णिया और कटिहार में जनसभाएं करेंगे। 5वें दौर के लिए 5 नवंबर को 9 जिलों की 57 सीटों पर वोटिंग होगी। और 5वें दौर के लिए महागठबंधन ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की आज कई जनसभाएं हैं। इन जनसभाओं में पार्टी के उम्मीदवारों के लिए दोनों ही नेता प्रचार करते नजर आएंगे। इसके अलावा गठबंधन के कई बड़े नेता भी प्रचार के लिए मैदान में उतर गए हैं। संवाददाता रवीन सिंह शोरान जुड़े हैं। और रवीन, आप खुद दरभंगा में मौजूद हैं, जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली भी होनी है। हम जानते हैं 5वां चरण इन सभी चुनाव में सबसे ज्यादा दिलचस्प है और सबसे ज्यादा अलग मुकाबला, अलग समीकरण हमें यहाँ देखने को मिलेंगे। ऐसे में प्रचार आप अलग अलग पार्टियों का किस तरह का देख रहे हैं, किस तरह की तैयारियां? देखिए, ये जो 5वां दौर है, ये चुनाव की घोषणा होने के बाद से ही लगातार चर्चा में रहा है, अलग अलग कारणों की वजह। एक तो सीमांचल का जो इलाका है वो अल्पसंख्यक समुदाय का बाहुल्य इस इलाके में होता है। और हालांकि बीजेपी ने पिछली बार जो सीमांचल में 24 सीटें आती है उनमें से 12 सीटों पर कब्जा जमाया था, लेकिन तब जो है तत्कालीन NDA जिसमें JDU उनके साथ था, उसके बाद से यहाँ पे समीकरण बदल गए हैं। इस बार ओवैसी जो AIMIM के अध्यक्ष हैं असदुद्दीन ओवैसी, वो भी 6 सीट पर वहां पे किशनगंज और उस इलाके में 6 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। उसकी वजह से समीकरण थोड़ा सा चेंज हो गया है। JDU RJD इकट्ठा मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और माना जाता है कि RJD जो है उसका वोट बैंक पर, मुस्लिम वोट बैंक पर काफी कब्जा है और इस वजह से समीकरण पूरा बदल गया है। और तमाम राजनीतिक दल यही कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से इस 5वें दौर का जो चक्रव्यूह है उसको भेदा जाए। अभी तक जिस तरह से बीजेपी ने लगातार जो बयान दिए हैं उनके हिसाब से यही कहा गया है कि हम बीजेपी को पहले 4 जो चरण हुए हैं उनमें बहुत ज्यादा आगे लीड मिल गई है, इसलिए 5वें चरण में केवल अपने बहुमत को और मजबूत बनाने की लड़ाई वो लोग लड़ रहे हैं। बिल्कुल, इसीलिए प्रधानमंत्री खुद 3 रैलियां आज कर रहे हैं और 5वें दौर के लिए उन्होंने पूरा जोर लगा रखा। आपने बताया 24 में से 12 सीटें पिछले विधानसभा चुनाव में जरूर मिली थी, लेकिन 2014 के चुनाव में बीजेपी को निराशा हाथ लगी थी, सभी लोकसभा सीटें यहां से हारी थी। इसलिए पूरी कोशिश हो रही है
इस चरण में जोर लगाने की और अपने पक्ष में मतदाताओं को ले जाने की। बहुत बहुत शुक्रिया रवीन, आप हमारे साथ जुड़े। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल यहाँ हमें रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए और जल्द वापस लौटेंगे। Wake up to a complete roundup of news from India and abroad. Politics, strategy, business, sports. Keen analysis to kickstart your day. Watch Breakfast News weekdays at 8 a.m. on Rajya Sabha Television. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और अब पूरा जोर पांचवें दौर के चुनाव के लिए लगा है, उसके प्रचार के लिए लगा है। और चुनाव प्रचार की कड़ी में रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मधुबनी, मधेपुरा और कटिहार में 3 रैलियों को संबोधित किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने बिहार के विकास के मुद्दे पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता बदलाव और विकास चाहती है। बिहार में चौथे चरण के मतदान के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को 5वें चरण के मतदान के लिए धुआंधार प्रचार किया। उन्होंने मधुबनी, मधेपुरा और कटिहार में ताबड़तोड़ रैलियां करके एनडीए उम्मीदवारों के लिए वोट मांगा। मधुबनी की रैली में प्रधानमंत्री ने एनडीए की भारी जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि बिहार में परिवर्तन की लहर है। मेरा भरोसा बिहार के नौजवानों पर है, मेरा भरोसा बिहार की माताओं पर है, मेरा भरोसा बिहार के किसानों पर है, मेरा भरोसा बिहार के गरीबों पर है, मेरा भरोसा बिहार के मजदूरों पर है, मेरा भरोसा बिहार के विकास के लिए मेहनत करने वाले, पसीना बहाने वाले मेरे सभी भाइयों बहनों पर है कि उनकी बदौलत बिहार आके बढ़ने रहने वाला है, बिहार ऊंचाइयों को पा करके रहने वाला है। जनसभाओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास के मुद्दे पर जोर दिया। उन्होंने बिहार में बुनियादी सुविधाओं की कमी का भी खास तौर पर जिक्र किया। प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से बिहार हिंदुस्तान में 29वें नंबर पे पड़ा है। शिक्षा की दृष्टि से बिहार देश में 29वें नंबर पे है। प्रति व्यक्ति विद्युत की खपत बिहार देश में 29वें नंबर पे खड़ा है। शुद्ध पीने का पानी मुहैया कराने की दृष्टि से बिहार हिंदुस्तान में 26वें नंबर पे खड़ा है। बिहार में कल चौथे दौर की वोटिंग का काम पूरा हो गया। 5वें दौर के लिए 3 नवंबर की शाम को प्रचार खत्म होगा। विधानसभा चुनाव के आखिरी चरण के लिए 57 सीटों पर 5 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल 5वें चरण के लिए 7 चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। मनिहारी, बलरामपुर, धमदाहा, रुपौली, आलमनगर, सोनवर्षा और महिषी में उन्होंने रैलियां की। इन रैलियों में उन्होंने केंद्र सरकार पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता विकास चाहती है। नीतीश कुमार ने एक बार फिर महागठबंधन की जीत का दावा किया है। साथ ही आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने 5वें दौर के लिए रविवार को कई जनसभाओं को संबोधित किया। इस मौके पर लालू प्रसाद यादव ने महंगाई जैसे मुद्दे पर एनडीए की केंद्र सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने 2014 के लोकसभा चुनाव में किए गए वादों का जिक्र करते हुए कहा कि बीजेपी ने अभी तक एक भी वादा पूरा नहीं किया है। लालू प्रसाद यादव ने दावा किया कि बीजेपी को हार का डर सता रहा है। आरएलएसपी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने दावा किया है कि इस बार बिहार के चुनाव में एनडीए की जीत होगी। उन्होंने राज्यसभा टीवी से खास बातचीत में बिहार की जनता को विकास चाहिए, ये बात कही है। उपेंद्र जी, आपने अपने कुछ इंटरव्यूज में भी कहा और अभी आपका भाषण में सुन रहा था रैली में, वहां भी आपने कहा कि लालू प्रसाद यादव से तो आपका कभी दिल का तालमेल नहीं रहा
नीतीश कुमार जी से जरूर आपको उम्मीदें थी, आप उनके साथ पार्टी में थे, उन्होंने आपको ऑपोजिशन का नेता भी बनाया 2004 में। क्या ऐसी जरूरत आन पड़ी थी कि आपने पाला बदला, आप एनडीए की तरफ क्यों आए? देखिए, जिस समय मैंने पाला बदला था उस समय भले बहुत लोगों को बात समझ में नहीं आ रही हो, लेकिन आज तो सब लोगों को समझ में बात आने लगी है। जो कारण आज हैं, मुझको उसी समय दिख रहा था कि नीतीश कुमार जी उसी रास्ते पे देर सवेर जाने वाले हैं। कि नीतीश कुमार जी जिन कारणों से लालू जी से अलग हुए, सारे लोग जब यहाँ वही आ जाएंगे तो कैसे भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लड़ पाएंगे? इस चुनाव को जिसे कहा जाए कि एनडीए बनाम महागठबंधन जरूर है, लेकिन इस चुनाव में ये भी कहा जा रहा है कि जो साल डेढ़ साल भर सरकार को हो चुका है, एनडीए की सरकार को केंद्र में, उसके रेफरेंडम के तौर पे भी देखा जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखिए, हमारे यहाँ संविधान की व्यवस्था है, 5 साल पर जनता खुद आकलन करती है। अभी 1.5 साल हमारे लिए हुए हैं, 1.5 साल में कोई हिसाब भी बिहार की जनता को देने की जरूरत नहीं है। और मैं समझता हूँ कि इस चुनाव में, क्योंकि विधानसभा का चुनाव है, सरकार बिहार की बननी है, देश की सरकार का चुनाव नहीं है। अगर बिहार की सरकार के लिए है और बिहार का चुनाव है, तो फिर इतना जोर जिसे कहा जाए या इतनी रिसोर्सेज जिसे कहा जाए वो बीजेपी की तरफ से, एनडीए की तरफ से, केंद्र सरकार के इतने सारे मंत्री, इतने सारे सांसद क्यों मौजूद हैं बिहार में? देखिए, जो लालू यादव जी हैं और नीतीश कुमार जी हैं, ये लोग भले जनता के विकास के प्रति चिंतित न हो, लेकिन चुनावी राजनीति में काफी माहिर लोग हैं, जनता को बरगलाने में माहिर लोग हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी, उनका बयान सामने आया, उसमें उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी ये चुनाव हारती है, एनडीए ये चुनाव हारता है, तो पाकिस्तान में पटाखे चलाए जाएंगे। आपको लगता है इस तरह के बयान से बचा जा सकता था? देखिए, एनडीए में कई पार्टी है, अलग अलग लोग अलग तरीके से बयान देते हैं, उनके बयान पर मेरी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि इस तरह की जो बयानबाजी चाहे किसी भी पार्टी की तरफ से आ रही हो, खासतौर पे आपका जो गठबंधन है उसमें, जरूरी नहीं है बीजेपी के नेताओं की तरफ से, बाकी किसी पार्टी की तरफ से भी आती है, तो बाकी जो घटक दल हैं, उनका जो उम्मीदवार है, उनके जो प्रोस्पेक्ट्स हैं, उनको भी नुकसान होता है? देखिए, उससे नुकसान फायदे की बात नहीं है। बिहार की जनता भले अशिक्षित हो सकती है, इतनी मूर्ख नहीं है। बिहार की जनता अपने हितों को समझ रही है। प्रचार में जो मुद्दा सबसे ज्यादा गर्म रहा उसमें से एक आरक्षण है। एनडीए और महागठबंधन के बीच इस पर कई बार तकरार देखने को मिली। जहां महागठबंधन ने बीजेपी पर आरक्षण खत्म करने की योजना बनाने का आरोप लगाया, तो वहीं बीजेपी ने बार बार आरक्षण खत्म नहीं करने की सफाई दी। ऐसे में आपको ले चलते हैं बीपी मंडल के गांव। वही बीपी मंडल जिसने बिहार ही नहीं पूरे देश की राजनीति को बदल कर रख दिया। मधेपुरा से चंद किलोमीटर दूर ये पिछड़ा गांव है मुरहो। चारों तरफ नजर दौड़ाएं तो ऐसा लगता है कि विकास की बयार यहां से कोसों दूर है। ठहरा, शांत और गरीबी की चादर से लिपटे इसी गांव में कभी बीपी मंडल का जन्म हुआ था। मंडल आयोग के अध्यक्ष बीपी मंडल ने ओबीसी आरक्षण पर जब मुहर लगाई तो बिहार की राजनीति वही नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। कई समीकरण बने और बिगड़े। मुरहो राजनीति का गर्म अड्डा था, लेकिन आज ये बिहार के किसी पिछड़े गांव से अलग नहीं दिख रहा। ये जरूर है कि आरक्षण से हर कोई वाकिफ है। आरक्षण व्यवस्था बिल्कुल रखना चाहिए, इससे आम लोगों को फायदा होगा। जितने भी पिछड़े लोग हैं या अत्यंत पिछड़े हैं, सबको फायदा होगा। कहने के लिए है कि आरक्षण दिया गया है। अभी तक यहाँ पर हजारों लोग हैं, लेकिन एक भी आदमी को बताइए आरक्षण का सही फायदा मिला है? नहीं। सभी आरक्षण होते हैं सभी बड़े लोगों के लिए, जिसके पास पैसा हो या पहुँच हो उसके लिए आरक्षण है। गाँव में स्कूलों की दशा ठीक नहीं है। जिनके पास पैसे हैं वो अपने बच्चों को पढ़ने शहर भेजते हैं, लेकिन गरीबों के बच्चों के लिए यहीं के स्कूल सहारा हैं। बीपी मंडल की धरोहर स्मारकों में तो दिख जाती है, लेकिन गांव में राजनीति की वो आंच नजर नहीं आती जो 2.5 दशक पहले थी। मुरहो के लोगों के लिए बीपी मंडल बड़े प्रतीक हैं, लेकिन गरीबी की मार झेल रहे लोगों की उम्मीदें राजनीतिक पार्टियों से और ज्यादा हैं।
बोरिंग देंगे, पानी होगा, ऐसे वैसे तेरे बात में कह के चल जाते। बीपी मंडल की विरासत उनके बेटों ने संभाली। चुनाव लड़े, विधानसभा पहुंचे, लेकिन मुरहू की तस्वीर नहीं बदल पाए। हालांकि उनका मानना है कि पिछड़े तबकों की राजनीतिक चेतना पहले के मुकाबले ज्यादा मजबूत हुई है। इस सरकार ने उसको लागू किया। समूचे हिंदुस्तान में सर्वे करके कमीशन ने उस वर्ग को, जिसको लोग जाति का नाम अब दे रहे हैं, कहीं भी वो कमीशन जाति के नाम पर नहीं है। औचित्य तो बहुत अच्छा है, बावजूद शोषित पीड़ित जो नीचे के तबके के लोग हैं वहां तक लाभ अच्छी तरह से पहुंच नहीं रहा। जो पहुंच वाले लोग हैं उनको अक्षरशः मिल रहा है और गरीबों को नहीं मिल रहा। लोहिया जी ने कहा था कि सरेसा घोड़ा और लदनी घोड़ा बराबर पर नहीं चलेगा, इसलिए विशेष अवसर लदनी घोड़ा को दिया जाए। दुर्भाग्य रहा कि मंडल कमीशन ने जो रिपोर्ट दिया या किसी जाति या वर्ग के विरोध में नहीं है। मधेपुरा में आखिरी दौर में 5 नवंबर को मतदान है, लिहाजा चौक चौराहों पर राजनीतिक बहस तो तेज है, लेकिन बीपी मंडल का गांव आज भी पक्की सड़क के इंतजार में है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और सहरसा की मत्स्य गंधा झील अपनी बर्बादी पर आंसू बहा रही है। करीब 2 दशक पहले 1996 में करोड़ों की लागत से बनी इस झील में अब बस खरपतवार ही नजर आती है। झील की बर्बादी के लिए स्थानीय लोग प्रशासन की उपेक्षा को जिम्मेदार बताते हैं, लेकिन झील में कचरा डालते वक्त स्थानीय लोगों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास भी नहीं होता। मत्स्य गंधा की बदहाली इस बार चुनावी मुद्दा है। चारों ओर दूर तक फैले इस खरपतवार को देखकर शायद ही लगे कि यह सहरसा की मत्स्यगंधा झील है। वही मत्स्यगंधा जहां कभी लोग सुबह की सैर के लिए आते थे। झील में नावें चलती थीं, लोगों की जमघट से ये झील गुलजार रहा करती थी। लेकिन 1996 में करोड़ों की लागत से बनी मत्स्यगंधा बेनूर हो गई है। ना तो अब लोग यहाँ आते हैं और ना ही झील में नौकायन होता है। इसकी रौनक अब तो बस एक याद बनकर रह गई है। घूमने के लिए आए थे, सोचे यहाँ मत्स्यगंधा बहुत अच्छा जगह है घूमने वाला। यहाँ आने के बाद तो देख रहे हैं कुछ भी घूमने वाला नहीं है, तो पूरा खंडर बन गया है। झील की बर्बादी के लिए लोग प्रशासन और सरकार को जिम्मेदार ठहराते हैं। शासन प्रशासन सरकार जितने भी आए, चाहे केंद्र का हो चाहे राज्य का हो, सबने सहरसा के लोगों को ठगा है। हालांकि मत्स्यगंधा की बदहाली के लिए यहाँ के लोग भी उतने ही जिम्मेदार हैं। झील में कचरा फेंकते वक्त इस शख्स की ये तस्वीर इस बात को बखूबी बयां करती है। झील की उपेक्षा के लिए जनप्रतिनिधि एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। इसके लिए दोषी हम लोग हैं, जो शहर के सौंदर्यीकरण के लिए शहर कैसे विकास करे, कैसे आंध्रा से मछली नहीं है हम यहाँ पे उसका उत्पादन करें। इस बार सहरसा में मत्स्यगंधा झील की बदहाली भी एक बड़ा मुद्दा है। क्षेत्रवासी चाहते हैं कि इसकी रौनक भरे दिन फिर से लौटे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इसी के साथ फिलहाल लोकतंत्र में इतना ही। अगली खास पेशकश बिहार विधानसभा चुनाव पर देखिए सुबह 11 बजे। नमस्कार।